एला, नॉर्थैम्पटन, 17 मई 2008। उस सुहावने वसंत के दिन उसकी रसोई की खिड़की के बाहर पक्षी चहचहा रहे थे। बाद में एला ने उस दृश्य को अपने मन में इतनी बार दोहराया कि वह अतीत की एक याद के बजाय ऐसा लगने लगा जैसे वह क्षण अभी भी कहीं ब्रह्मांड में घट रहा हो। वे सब मेज के चारों ओर बैठे थे। शनिवार की दोपहर देर से पारिवारिक भोजन कर रहे थे। उसका पति अपनी प्लेट में तली हुई चिकन लेग्स भर रहा था, उसका पसंदीदा खाना। एवी अपनी छुरी और कांटे को ड्रमस्टिक की तरह बजा रहा था, जबकि उसकी जुड़वा बहन ऑर्ली ये हिसाब लगाने की कोशिश कर रही थी कि वह कौन सा खाना कितने कौर में खाए ताकि उसकी रोज की 650 कैलोरी वाली डाइट खराब ना हो। जेनेट, जो पास के माउंट हेलियो कॉलेज की प्रथम वर्ष की छात्रा थी, अपने विचारों में खोई हुई लग रही थी, क्योंकि वो ब्रेड के एक और स्लाइस पर क्रीम चीज लगा रही थी। मेज पर आंटी एस्थर भी बैठी थी, जो अपना मशहूर मार्बल केक देने आई थी और फिर दोपहर के भोजन के लिए रुक गई थी। एला के पास बाद में बहुत काम था, लेकिन वह अभी मेज छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। हाल ही में उनके पास साथ बैठकर खाने के मौके कम हो गए थे और वह इसे सबके दोबारा जुड़ने का एक सुनहरा मौका मान रही थी। एस्थर, क्या एला ने तुम्हें खुशखबरी बताई? डेविड ने अचानक से पूछा। उसे एक बढ़िया नौकरी मिल गई है। हालांकि एला ने अंग्रेजी साहित्य में डिग्री हासिल की थी और उसे कहानियां पढ़ना बहुत पसंद था, लेकिन कॉलेज के बाद उसने इस क्षेत्र में ज्यादा कुछ नहीं किया था, सिवाय महिलाओं की पत्रिकाओं के लिए छोटे छोटे लेख संपादित करने, कुछ बुक क्लब्स में शामिल होने और कभी कभी स्थानीय अखबारों के लिए किताबों की समीक्षा लिखने के। बस इतना ही। एक समय था जब वह एक प्रसिद्ध पुस्तक समीक्षक बनने का सपना देखती थी, लेकिन फिर उसने ये मान लिया कि जिंदगी उसे कहीं और ले आई है। उसे 3 बच्चों और अनगिनत घरेलू जिम्मेदारियों वाली एक मेहनती गृहिणी बना दिया है। ऐसा भी नहीं था कि उसे कोई शिकायत थी। माँ, पत्नी, कुत्ते को घुमाने वाली और घर संभालने वाली, इन सब भूमिकाओं ने उसे काफी व्यस्त रखा हुआ था। इन सब के ऊपर उसे कमाने वाली बनने की जरूरत नहीं थी। भले ही स्मिथ कॉलेज की उसकी नारीवादी सहेलियां उसके इस फैसले से सहमत नहीं थीं, लेकिन वह एक गृहिणी बने रहने से संतुष्ट थी और इस बात के लिए आभारी थी कि वह और उसका पति ऐसा कर सकते थे। इसके अलावा उसने किताबों के प्रति अपना प्रेम कभी नहीं छोड़ा और आज भी खुद को एक उत्साही पाठक मानती थी। कुछ साल पहले चीजें बदलने लगी थीं। बच्चे बड़े हो रहे थे और उन्होंने साफ कर दिया था कि उन्हें अब उसकी उतनी ज़रूरत नहीं रही जितनी पहले हुआ करती थी। ये महसूस करते हुए कि उसके पास बहुत समय है और उसे बिताने के लिए कोई नहीं, एला ने सोचना शुरू किया कि नौकरी करना कैसा होगा। डेविड ने उसे प्रोत्साहित किया, लेकिन वे इस बारे में बात करते ही रह गए और उसने आने वाले अवसरों का शायद ही कभी पीछा किया, और जब किया भी तो संभावित नियोक्ता हमेशा किसी कम उम्र या अधिक अनुभवी व्यक्ति की तलाश में रहते थे। बार बार ठुकराए जाने के डर से उसने आखिरकार इस विषय को छोड़ ही दिया। फिर भी मई 2008 में वह बाधा, जिसने उसे इतने वर्षों तक नौकरी पाने से रोके रखा था, अचानक गायब हो गई। अपने 40वें जन्मदिन से 2 हफ्ते पहले वह खुद को बोस्टन स्थित एक साहित्यिक एजेंसी के लिए काम करते हुए पाती है। ये नौकरी उसके पति ने ही उसे दिलवाई थी, अपने किसी ग्राहक के जरिए या शायद अपनी किसी प्रेमिका के जरिए। ओह, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, एला ने जल्दी से समझाया। मैं बस एक साहित्यिक एजेंट के लिए पार्ट टाइम रीडर हूँ। लेकिन डेविड मानो उसे अपनी नौकरी को कम करके आंकने नहीं देना चाहता था। अरे उन्हें बताओ कि ये एक मशहूर एजेंसी है, उसने उसे हल्का सा धक्का देते हुए कहा, और जब उसने मानने से इनकार कर दिया तो उसने खुद ही जोर देकर कहा,
ये एक प्रतिष्ठित जगह है एस्थर। तुम्हें वहाँ के बाकी असिस्टेंट देखने चाहिए। बेहतरीन कॉलेजों से निकले हुए लड़के लड़कियाँ। एला ही एकमात्र है जो इतने सालों तक गृहिणी रहने के बाद फिर से काम पर लौटी है। अब बताओ, क्या यह कमाल की बात नहीं है? एला को आश्चर्य हुआ कि कहीं उसके पति के मन में गहराई से यह अपराध बोध तो नहीं था कि उसने उसे अपने करियर से दूर रखा, या फिर इस बात का कि वह उसके साथ बेवफाई करता रहा था, क्योंकि यही दो कारण उसे समझ में आते थे कि वह उसकी नई नौकरी को लेकर इतना ज्यादा उत्साहित क्यों हो रहा था। अब भी मुस्कुराते हुए डेविड ने निष्कर्ष निकाला, इसे मैं चुत्पा कहता हूँ, साहस और आत्मविश्वास का अनोखा मिश्रण। हम सबको उस पर गर्व है। ये एक अनमोल रत्न है, हमेशा से थी। आंटी एस्थर ने इतनी भावुक आवाज में कहा कि ऐसा लगा मानो एला मेज छोड़कर हमेशा के लिए जा चुकी हो। सबने प्यार भरी नजरों से उसकी ओर देखा, यहाँ तक कि एवी ने भी कोई व्यंग्यात्मक टिप्पणी नहीं की, और ऑर्ली भी पहली बार अपने शक्ल सूरत के अलावा किसी और चीज की परवाह करती हुई दिखाई थी। एला ने खुद को इस स्नेहपूर्ण क्षण की सराहना करने के लिए मजबूर किया, लेकिन उसे एक ऐसी गहरी थकान महसूस हो रही थी जैसी उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसने मन ही मन में प्रार्थना की कि कोई विषय बदल दे। उसकी बड़ी बेटी जेनेट शायद वह प्रार्थना सुन चुकी थी, क्योंकि उसने अचानक कहा, मेरे पास भी एक खुशखबरी है। सभी सिर उसकी ओर घूम गए और उम्मीद से भरे चेहरे उसकी तरफ देखने लगे। स्कॉट और मैंने शादी करने का फैसला कर लिया है, जेनेट ने घोषणा की। ओह, मुझे पता है आप लोग क्या कहने वाले हैं कि हमने अभी कॉलेज भी पूरा नहीं किया है और वगैरह वगैरह। लेकिन आपको समझना होगा कि हम दोनों अपनी जिंदगी के अगले बड़े कदम के लिए तैयार महसूस करते हैं। रसोई की मेज पर एक असहज चुप्पी छा गई। कुछ ही क्षण पहले जो गर्मजोशी उन सबको घेरे हुए थी, वो जैसे अचानक गायब हो गई। ऑर्ली और एबी ने एक दूसरे की ओर खाली नजरों से देखा, और आंटी एस्थर का हाथ सेब के रस के गिलास पर कस गया। डेविड ने अपना कांटा एक तरफ रख दिया, मानो उसकी भूख ही खत्म हो गई हो, और अपनी हल्की भूरी आंखों से जेनेट को घूरने लगा, जिनके किनारों पर मुस्कुराहट की गहरी लकीरें थी। लेकिन इस समय वह बिल्कुल भी मुस्कुरा नहीं रहा था। उसके होंठ ऐसे सिकुड़ गए थे जैसे उसने अभी अभी सिरके का एक घूंट पी लिया हो। बहुत बढ़िया। मैंने सोचा था आप लोग मेरी खुशी में खुश होंगे, लेकिन इसके बजाय मुझे ऐसा ठंडा व्यवहार मिल रहा है, जेनेट ने शिकायत की। तुमने अभी कहा कि तुम शादी करने वाली हो, डेविड ने कहा, मानो जेनेट को खुद पता ना हो कि उसने क्या कहा है और उसे इसकी जानकारी देने की जरूरत हो। डैड, मुझे पता है कि ये थोड़ा जल्दी लग सकता है, लेकिन स्कॉट ने कुछ दिन पहले मुझे प्रपोज किया था और मैंने पहले ही हाँ कह दी है। लेकिन क्यों? एला ने पूछा। जेनेट ने जिस तरह उसे देखा, उससे एला समझ गई कि उसकी बेटी इस तरह के सवाल की उम्मीद नहीं कर रही थी। वह शायद कब या कैसे जैसे सवाल सुनना चाहती थी। उन दोनों में से किसी भी सवाल का मतलब होता कि वह अपनी शादी की ड्रेस की खरीदारी शुरू कर सकती है, लेकिन क्यों? बिल्कुल अलग तरह का सवाल था, और उसने उसे पूरी तरह चौंका दिया था। क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ शायद, जेनेट ने थोड़े उपेक्षापूर्ण स्वर में कहा। बेटा, मेरा मतलब था इतनी जल्दी क्यों? एला ने जोर देकर कहा। क्या तुम गर्भवती हो या कुछ ऐसा? आंटी एस्थर अपनी कुर्सी पर असहज होकर हिल गईं। उनका चेहरा कठोर हो गया था और उनकी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने अपनी जेब से एक एंटासिड की गोली निकाली और उसे चबाने लगी। मैं मामा बनने वाला हूँ, एवी हंसते हुए बोला। एला ने जेनेट का हाथ पकड़ा और उसे हल्के से दबाया। तुम हमेशा सच बता सकती हो, तुम्हें पता है ना? चाहे कुछ भी हो, हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। मॉम, क्या आप प्लीज ये सब बंद करेंगी? जेनेट झल्ला कर बोली और अपना हाथ खींच लिया। इसका गर्भावस्था से कोई संबंध नहीं है। आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। मैं तो बस मदद करने की कोशिश कर रही थी, एला ने शांत स्वर में कहा। हालांकि हाल के दिनों में उसके लिए शांत रहना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। मतलब
मेरा अपमान करके मदद? जेनेट ने कहा। लगता है आपके लिए स्कॉट और मेरे शादी करने का एकमात्र कारण यही हो सकता है कि मैं गर्भवती हो गई हूँ। क्या कभी आपके मन में ये ख्याल आता है कि शायद मैं इस आदमी से शादी इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ? हम पिछले 8 महीनों से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ये सुनकर एला हंसी उड़ाने वाले अंदाज में बोली। ओ हाँ, जैसे कोई किसी आदमी के चरित्र को सिर्फ 8 महीनों में समझ सकता है। तुम्हारे पिता और मेरी शादी को लगभग 20 साल हो चुके हैं और हम भी ये दावा नहीं कर सकते कि हम एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हैं। एक दूसरे को किसी रिश्ते में 8 महीने कोई मायने नहीं रखता। भगवान को पूरे ब्रह्मांड बनाने में सिर्फ 6 दिन लगे थे, एवे ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन मेज पर बैठे सभी लोगों की ठंडी निगाहों ने उसे तुरंत चुप करा दिया। बढ़ते हुए तनाव को महसूस करते हुए डेविड ने अपनी बड़ी बेटी की ओर देखते हुए माथे पर चिंता की लकीरें लिए बीच में कहा, बेटा, तुम्हारी माँ जो कहना चाह रही हैं वो ये है कि किसी को डेट करना एक बात है और उससे शादी करना बिल्कुल दूसरी। लेकिन डैड, क्या आपको लगा था कि हम हमेशा डेट ही करते रहेंगे? जेनेट ने पूछा। गहरी सांस लेते हुए एला बोली, साफ साफ कहूँ तो हमें उम्मीद थी कि तुम्हें इससे बेहतर कोई मिलेगा। तुम अभी इतनी छोटी हो कि किसी गंभीर रिश्ते में मत पड़ो। माँ, पता है मैं क्या सोच रही हूँ? जेनेट ने इतनी सपाट आवाज में कहा कि उसे पहचानना मुश्किल था। मैं सोच रही हूँ कि आप अपने डर मुझ पर थोप रही हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आपने कम उम्र में शादी की थी और मेरी उम्र में बच्चा पैदा किया था। इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी वही गलती करूंगी। एला का चेहरा ऐसा लाल हो गया जैसे किसी ने उसके गाल पर थप्पड़ मार दिया हो। उसके भीतर कहीं गहराई में मुश्किल गर्भावस्था की याद जाग उठी, जिसके कारण जेनेट का जन्म समय से पहले हुआ था। बचपन में और फिर छोटे बच्चे के रूप में भी उसकी बेटी ने उसकी सारी ऊर्जा खींच ली थी। शायद यही वजह थी कि उसने दोबारा गर्भवती होने से पहले 6 साल का इंतजार किया था। बेटा, जब तुमने स्कॉट को डेट करना शुरू किया था तब हम तुम्हारे लिए खुश थे, डेविड ने सावधानी से कहा, एक नई रणनीति अपनाने की कोशिश करते हुए। वह एक अच्छा लड़का है, लेकिन कौन जानता है कि ग्रेजुएशन के बाद तुम्हारी सोच क्या होगी। तब हालात बिल्कुल अलग भी हो सकते हैं। जेनेट ने हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन उसमें असली सहमति से ज्यादा दिखावटी स्वीकृति थी। फिर उसने कहा, क्या ये इसलिए है क्योंकि स्कॉट यहूदी नहीं है? डेविड ने अविश्वास में आंखें घुमा ली। उसे हमेशा इस बात पर गर्व रहा था कि वह एक खुले विचारों वाला और शिक्षित पिता है, जो घर में कभी जाति, धर्म या लिंग के बारे में नकारात्मक बातें नहीं करता। लेकिन जेनेट रुकने वाली नहीं थी। अपनी माँ की ओर मुड़कर उसने पूछा, क्या आप मेरी आंखों में देखकर कह सकती हैं कि अगर स्कॉट की जगह कोई युवा यहूदी लड़का होता जिसका नाम एरन होता तो भी आप यही आपत्तियां करती? जेनेट की आवाज कटाक्ष और कड़वाहट से भरी हुई थी और एला को डर लगा कि उसकी बेटी के भीतर ऐसी और भी बहुत सी बातें जमा हैं। बेटा, मैं तुमसे पूरी ईमानदारी से बात करूंगी, चाहे तुम्हें वह पसंद आए या नहीं। मुझे पता है कि जवान होना और प्यार में होना कितना खूबसूरत होता है। सच मानो, मुझे पता है। लेकिन किसी अलग पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति से शादी करना बहुत बड़ा जोखिम है और तुम्हारे माता पिता होने के नाते हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि तुम सही फैसला कर रही हो। और आपको कैसे पता कि जो आपके लिए सही है वही मेरे लिए भी सही है? इस सवाल ने एला को कुछ पल के लिए निरुत्तर कर दिया। उसने एक लंबी सांस छोड़ी और अपना माथा दबाया, मानो माइग्रेन का दौरा पड़ने वाला हो। मैं उससे प्यार करती हूँ माँ। क्या इस बात का आपके लिए कोई मतलब है? क्या आपको ये शब्द कहीं से याद हैं? वह मेरे दिल की धड़कनें तेज कर देता है। मैं उसके बिना नहीं जी सकती। एला ने खुद को हल्का सा हंसते हुए पाया। उसका इरादा अपनी बेटी की भावनाओं का मजाक उड़ाने का बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन शायद उसकी वह हंसी वैसी ही सुनाई दी। किसी अज्ञात कारण से वह बहुत बेचैन महसूस कर रही थी। पहले भी उसकी जेनेट से सैकड़ों बहसें हो चुकी थीं,
लेकिन आज उसे ऐसा लग रहा था कि मानो वह अपनी बेटी से नहीं बल्कि किसी और बड़ी चीज से लड़ रही हो। माँ, क्या आप कभी प्यार में नहीं पड़ी? जेनेट ने पलट कर कहा और उसकी आवाज में तिरस्कार की झलक आ गई। ओहो, बस भी करो। सपनों की दुनिया से बाहर निकलो और हकीकत को देखो, ठीक है? तुम बहुत ज्यादा। एला की नजर खिड़की की ओर चली गई, जैसे वह कोई असरदार शब्द ढूंढ रही हो। आखिरकार उसे शब्द मिल गया। रोमांटिक हो। रोमांटिक होने में क्या बुराई है? जेनेट ने आहत स्वर में पूछा। वास्तव में रोमांटिक होने में क्या बुराई थी? एला ने खुद से सवाल किया। आखिर कब से उसे रोमांटिक सोच से इतनी चिढ़ होने लगी थी? उसके मन के कोनों में उठ रहे इन सवालों का जवाब वह नहीं दे सकी। फिर भी वह बोलती रही। अरे बेटा, तुम किस सदी में जी रही हो? ये बात अपने दिमाग में बैठा लो। औरतें उन पुरुषों से शादी नहीं करती जिनसे वह प्यार करती हैं। जब असली जिंदगी सामने आती है तो वो ऐसे आदमी को चुनती है जो अच्छा पिता बने और भरोसेमंद पति साबित हो। प्यार तो बस एक मीठी भावना है जो आती है और बहुत ही जल्दी चली भी जाती है। जब एला अपनी बात खत्म कर चुकी तो उसने अपने पति की ओर देखा। डेविड ने अपने हाथों को सामने जोड़ रखा था, जैसे पानी के भीतर धीरे धीरे हरकत कर रहा हो, और वो उसे ऐसे देख रहा था मानो उसने उसे पहले कभी देखा ही ना हो। मुझे पता है आप ऐसा क्यों कर रही हैं, जेनेट ने कहा। आप मेरी खुशी और मेरी जवानी से जलती हैं। आप चाहती हैं कि मैं भी एक दुखी गृहिणी बन जाऊं। आप चाहती हैं कि मैं आपकी तरह बन जाऊं, है ना माँ? एला के पेट में एक अजीब सा डूबता हुआ एहसास हुआ, जैसे वहां कोई भारी चट्टान रख दी गई हो। क्या वह सचमुच एक दुखी गृहिणी थी? एक अधेड़ उम्र की माँ जो एक असफल विवाह में फंसी हुई थी? क्या उसके बच्चे उसे इस तरह देखते थे? और उसका पति भी, उसके दोस्त और पड़ोसी? अचानक उसे लगा कि उसके आसपास का हर व्यक्ति चुपके से उस पर तरस खाता है। यह विचार इतना पीड़ादायक था कि उसके मुंह से एक आह निकल गई। तुम्हें अपनी माँ से माफी मांगनी चाहिए, डेविड ने जेनेट की ओर भौहें सिकोड़ते हुए कहा। कोई बात नहीं, मुझे किसी माफी की उम्मीद नहीं है, एला ने निराश स्वर में कहा। जेनेट ने अपनी माँ की ओर एक व्यंग्यपूर्ण नजर डाली। फिर उसने अपनी कुर्सी पीछे खिसकाई, नैपकिन एक तरफ फेंका और रसोई से बाहर चली गई। 1 मिनट बाद ऑर्ली और एबी भी बिना कुछ कहे उसके पीछे चले गए, या तो अपनी बड़ी बहन के प्रति एक असामान्य एकजुटता दिखाते हुए, या फिर इसलिए कि वे बड़ों की इस बातचीत से ऊब चुके थे। इसके बाद आंटी एस्थर भी चली गईं, कोई कमजोर सा बहाना बड़बड़ाते हुए और अपनी आखिरी एंटासिड गोली को जोर जोर से चबाते हुए। अब मेज पर सिर्फ डेविड और एला रह गए। उनके बीच एक गहरा असहज सन्नाटा लटक रहा था। एला को इस खालीपन का सामना करना तकलीफ दे रहा था, क्योंकि वे दोनों जानते थे कि इसका संबंध ना तो जेनेट से था और ना ही उनके किसी बच्चे से। डेविड ने वह कांटा फिर से उठा लिया जिसे उसने पहले एक तरफ रख दिया था, और कुछ देर तक उसे देखता रहा। फिर बोला, तो क्या मुझे ये निष्कर्ष निकालना चाहिए कि तुमने उस आदमी से शादी नहीं की थी जिससे तुम प्यार करती थी? ओह प्लीज, मेरा वो मतलब नहीं था। तो फिर तुम्हारा क्या मतलब था? डेविड ने कहा, अब भी कांटे से ही बात करते हुए। मुझे तो लगा था कि जब हमारी शादी हुई थी तब तुम मुझसे प्यार करती थी। मैं तुमसे प्यार करती थी, एला ने कहा, लेकिन वह यह जोड़ने से खुद को रोक नहीं पाई उस समय। तो तुमने मुझसे प्यार करना कब बंद किया? डेविड ने बिना किसी भाव के पूछा। एला ने अपने पति की ओर हैरानी से देखा, जैसे कोई व्यक्ति जिसने कभी अपना प्रतिबिंब ना देखा हो और अचानक पहली बार आईना सामने रख दिया गया हो। क्या उसने सचमुच उससे प्यार करना बंद कर दिया था?
ये ऐसा सवाल था जो उसने खुद से कभी नहीं पूछा था। वह जवाब देना चाहती थी लेकिन उसके पास शब्द नहीं थे। गहराई में वह जानती थी कि चिंता का विषय उनके बच्चे नहीं बल्कि वे दोनों खुद थे। लेकिन इसके बजाय वे वही कर रहे थे जिसमें वे सबसे माहिर थे। दिनों को यूं ही गुजरने देना, दिनचर्या को हावी होने देना और समय को अपनी सुस्त अपरिहार्य चाल से आगे बढ़ने देना। वह रोने लगी। उस लगातार बनी रहने वाली उदासी को वह अब रोक नहीं पा रही थी, जो उसकी जानकारी के बिना ही उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुकी थी। डेविड ने अपना पीड़ित चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। वे दोनों जानते थे कि उसे एला को रोते हुए देखना उतना ही नापसंद था जितना एला को उसके सामने रोना। सौभाग्य से तभी फोन बज उठा और इस स्थिति से उन्हें थोड़ी राहत मिल गई। डेविड ने फोन उठाया। हेलो। हाँ, वो यही है, एक मिनट रुकिए। एला ने खुद को संभाला और यथासंभव उत्साहित लगने की कोशिश करते हुए बोली, जी मैं एला बोल रही हूँ। हाय, मैं मिशेल हूँ। वीकेंड में परेशान करने के लिए माफ़ कीजिए। दूसरी तरफ से एक युवा महिला की चहकती हुई आवाज़ आई। असल में कल स्टीव ने मुझसे कहा था कि मैं आपसे संपर्क करूं, लेकिन मैं भूल गई। क्या आपको पांडुलिपि पर काम शुरू करने का मौका मिला? ओह, एला ने लंबी सांस ली। उसे अभी अभी वो काम याद आया जो उसका इंतजार कर रहा था। साहित्यिक एजेंसी में उसका पहला काम एक अज्ञात यूरोपीय लेखक का उपन्यास पढ़ना था। उसके बाद उसे उस पर एक विस्तृत रिपोर्ट लिखनी थी। उन्हें कह दीजिए कि चिंता ना करें, मैंने पढ़ना शुरू कर दिया है। एला ने झूठ बोला। महत्वाकांक्षी और दृढ़ निश्चयी मिशेल उन लोगों में से थी जिन्हें वह अपने पहले ही असाइनमेंट में नाराज नहीं करना चाहती थी। ओह, बहुत बढ़िया। कैसा है वो? एला कुछ पल चुप रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसे उस पांडुलिपि के बारे में लगभग कुछ भी नहीं पता था, सिवाय इसके कि वह एक ऐतिहासिक उपन्यास था जो प्रसिद्ध सूफी कवि रूमी के जीवन पर आधारित था, जिनके बारे में उसने हाल ही में जाना था कि उन्हें इस्लामी दुनिया का शेक्सपियर कहा जाता है। हाँ, ये बहुत रहस्यवादी सा है, एला ने हंसते हुए कहा, उम्मीद करते हुए कि मजाक से बातें संभल जाएंगी। लेकिन मिशेल पूरी तरह काम की बात करने वाली थी। ठीक है, उसने सपाट स्वर में कहा। सुनिए, मुझे लगता है कि आपको इस पर काम शुरू कर देना चाहिए। ऐसे उपन्यास पर रिपोर्ट लिखने में आपकी अपेक्षा से ज़्यादा समय लग सकता है। फ़ोन पर दूर से कुछ बड़बड़ाहट सुनाई दी और मिशेल की आवाज़ धीमी पड़ गई। एला ने कल्पना की थी कि वह एक साथ कई काम कर रही होगी, ईमेल देख रही होगी, अपने किसी लेखक की समीक्षा पढ़ रही होगी, ट्यूना सलाद सैंडविच का एक कौर खा रही होगी और अपने नाखून भी संवार रही होगी और साथ ही फ़ोन पर बात भी कर रही होगी। क्या आप अभी भी लाइन पर है? 1 मिनट बाद मिशेल ने पूछा। हाँ, मैं हूँ। अच्छा सुनिए, यहाँ बहुत अफरा तफरी है, मुझे जाना होगा। बस याद रखिए, अंतिम तारीख 3 हफ्ते बाद है। मुझे पता है, एला ने तुरंत कहा, अपनी आवाज़ में दृढ़ता लाने की कोशिश करते हुए। मैं समय सीमा के भीतर काम पूरा कर दूंगी। सच्चाई यह थी कि एला को यकीन नहीं था कि वह इस पांडुलिपि का मूल्यांकन करना भी चाहती है या नहीं। शुरुआत में वह बहुत उत्साहित और आत्मविश्वासी थी। उसे ये रोमांचक लगा था कि वह किसी अज्ञात लेखक के अप्रकाशित उपन्यास को सबसे पहले पढ़ने वाली होगी और उसके भविष्य में चाहे छोटी ही सही कोई भूमिका निभाएगी। लेकिन अब उसे यकीन नहीं था कि वह सूफीवाद जैसे एक विषय और 13वीं शताब्दी जैसे इतने दूर के समय पर ध्यान केंद्रित कर पाएगी, जिनका उसकी अपनी जिंदगी से कोई संबंध ही नहीं था। शायद मिशेल ने उसकी झिझक महसूस कर ली थी। कोई समस्या है? उसने पूछा। जब कोई जवाब नहीं मिला तो वह और जोर देकर बोली, देखिए, आप मुझसे खुलकर बात कर सकती हैं। कुछ देर की चुप्पी के बाद एला ने सच बताने का फैसला किया। बस मुझे नहीं लगता कि इन दिनों मेरा मन किसी ऐतिहासिक उपन्यास पर ध्यान लगाने की स्थिति में है। मेरा मतलब, मुझे रूमी और
ये सब दिलचस्प लगता है, लेकिन फिर भी ये विषय मेरे लिए बिल्कुल अनजान है। शायद आप मुझे कोई दूसरा उपन्यास दे सकती हैं, कुछ ऐसा जिससे मैं आसानी से जुड़ सकूं। ये बहुत टेढ़ा नज़रिया है, मिशेल ने कहा। आप सोचती हैं कि जिन किताबों के बारे में आपको पहले से कुछ पता हो, उन पर आप बेहतर काम कर सकती हैं। बिल्कुल नहीं। सिर्फ इसलिए कि आप इस राज्य में रहती हैं, आप ये उम्मीद तो नहीं कर सकती कि आपको केवल मैसाचुसेट्स पर आधारित उपन्यास ही संपादित करने को मिलें, है ना? मेरा वो मतलब नहीं था, एला ने कहा, और तुरंत महसूस किया कि वह वाक्य आज दोपहर में बहुत बार बोल चुकी है। उसने अपने पति की ओर देखा कि क्या उसने भी ये बात नोटिस की है, लेकिन डेविड के चेहरे के भाव समझना मुश्किल था। ज़्यादातर समय हमें ऐसी किताबें पढ़नी पड़ती हैं जिनका हमारी अपनी ज़िंदगी से कोई संबंध नहीं होता। यही हमारे काम का हिस्सा है। इसी हफ्ते मैंने एक ईरानी महिला की किताब पर काम पूरा किया है, जो तेहरान में एक वेश्यालय चलाती थी और जिसे देश छोड़कर भागना पड़ा। क्या मुझे उससे यह कहना चाहिए था कि वह अपनी पांडुलिपि किसी ईरानी एजेंसी को भेजे? नहीं, बिल्कुल नहीं, एला बुदबुदाई, खुद को मूर्ख और अपराधी महसूस करते हुए। क्या लोगों को दूर दराज की भूमि और संस्कृतियों से जोड़ना अच्छे साहित्य की सबसे बड़ी ताकतों में से एक नहीं है? बिल्कुल है। सुनिए, जो मैंने कहा उसे भूल जाइए। समय सीमा से पहले आपकी मेज पर रिपोर्ट पहुंच जाएगी। एला ने हार मानते हुए कहा। वह मिशेल से नफरत कर रही थी, क्योंकि वह उसके साथ ऐसे पेश आ रही थी मानो वह दुनिया की सबसे मंदबुद्धि इंसान हो, और खुद से भी नफरत कर रही थी, क्योंकि उसने ऐसा होने दिया। बहुत बढ़िया, यही जज्बा होना चाहिए, मिशेल ने अपनी गुनगुनाती आवाज़ में कहा। बुरा मत मानिए, लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि बाहर दर्जनों लोग ऐसे हैं जो आपकी नौकरी पाना चाहेंगे, और उनमें से ज़्यादातर आपकी उम्र के लगभग आधे हैं। ये बात आपको प्रेरित रखेगी। जब एला ने फ़ोन रखा तो उसने देखा कि डेविड उसे देख रहा था। उसका चेहरा गंभीर और संयमित था। ऐसा लग रहा था मानो वह इंतज़ार कर रहा हो कि वे वहीं से बातचीत शुरू करें जहां उसे छोड़ा था। लेकिन अब एला का अपनी बेटी के भविष्य पर विचार करने का कोई मन नहीं था, यदि वास्तव में वे उसी बात की चिंता कर रहे थे। उस दिन बाद में वे बरामदे में अकेली बैठी थी, अपनी पसंदीदा झूलने वाली कुर्सी पर। वह नॉर्थैम्प्टन के नारंगी लाल सूर्यास्त को निहार रही थी। आसमान इतना खुला और इतना करीब लग रहा था कि मानो हाथ बढ़ाकर उसे छू सकती हो। उसका दिमाग शांत हो गया था, जैसे भीतर घूम रहे शोर से थक चुका हो। इस महीने के क्रेडिट कार्ड के भुगतान, ऑर्ली की खराब खान पान की आदतें, एबी के कम अंक, आंटी एस्थर और उनके उदास केक, उसके कुत्ते स्प्रिट की बिगड़ती सेहत और जेनेट की शादी की योजनाएं, उसके पति के गुप्त प्रेम संबंध, उसकी अपनी जिंदगी में प्रेम की कमी, एक एक करके उसने इन सभी बातों को अपने मन के छोटे डिब्बों में बंद कर दिया। उसी मनःस्थिति में एला ने पांडुलिपि को उसके पैकेट से निकाला और उसे अपने हाथ में उछालकर तौला, मानो उसका भार परख रही हो। उपन्यास का शीर्षक गहरे नीले रंग की स्याही में लिखा था, स्वीट ब्लास्फेमी, मधुर ईश निंदा। एला को बताया गया था कि लेखक के बारे में कोई ज्यादा नहीं जानता था, सिर्फ इतना कि उसका नाम A.Z. जहारा था और वह हॉलैंड में रहता था। उसकी पांडुलिपि एम्स्टर्डम से साहित्यिक एजेंसी को भेजी गई थी और लिफाफे के भीतर एक पोस्टकार्ड भी था। पोस्टकार्ड के सामने की ओर गुलाबी, पीले और बैंगनी रंगों से चमकते ट्यूलिप के खेतों की तस्वीर थी और पीछे की ओर सुंदर हस्तलिपि में एक संदेश लिखा था, प्रिय महोदय, महोदया, एम्स्टर्डम से शुभकामनाएं। जो कहानी मैं आपको भेज रहा हूँ वह 13वीं शताब्दी के एशिया माइनर स्थित कोन्या नगर में घटित होती है, लेकिन मेरा सच्चा विश्वास है कि ये देशों, संस्कृतियों और सदियों की सीमाओं को पार कर जाती है। आशा है कि आपको स्वीट ब्लास्फेमी पढ़ने का समय मिलेगा। ये एक ऐतिहासिक और रहस्यवादी उपन्यास है जो इस्लाम के
ऐतिहासिक के महानतम कवि और सबसे आदरणीय आध्यात्मिक मार्गदर्शक रूमी तथा तबरीज के शम्स, एक अनजान परंपराओं को चुनौती देने वाले दरवेश जो आश्चर्यों और विवादों से भरे थे के बीच के असाधारण संबंध पर आधारित हैं। ईश्वर करे कि प्रेम हमेशा आपके साथ रहे और आप हमेशा प्रेम से घिरे रहें। A.Z. ज़हारा। एला को लगा कि इस पोस्टकार्ड ने साहित्यिक एजेंट की जिज्ञासा अवश्य बढ़ा दी होगी, लेकिन स्टीव ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके पास किसी नए और अनजान लेखक की रचना पढ़ने का समय हो। इसलिए उसने ये पैकेट अपनी सहायक मिशेल को दे दिया और मिशेल ने उसे अपनी नई सहायक एला को सौंप दिया। इस तरह स्वीट ब्लास्फेमी एला के हाथों तक पहुंची। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह कोई साधारण किताब नहीं, बल्कि वह किताब साबित होने वाली थी जो उसकी जिंदगी बदल देगी। जिस दौरान वह इसे पढ़ेगी, उसी दौरान उसकी अपनी जिंदगी भी मानो फिर से लिखी जाएगी। एला ने पहला पन्ना पलटा। वहां लेखक के बारे में एक संक्षिप्त टिप्पणी थी। A.Z. ज़हारा जब दुनिया भर की यात्राएं नहीं कर रहे होते, तब एम्स्टर्डम में अपनी किताबों, बिल्लियों और कछुओं के साथ रहते हैं। स्वीट ब्लास्फेमी उनका पहला उपन्यास है और संभवतः आखिरी भी। उनका उपन्यासकार बनने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने ये पुस्तक केवल महान दार्शनिक, रहस्यवादी और कवि रूमी तथा उनके प्रिय सूर्य समान मित्र शम्स तबरीज के प्रति अपने प्रेम और सम्मान के कारण लिखी है। उसकी आंखें नीचे अगली पंक्ति पर गईं और वहां एला ने कुछ ऐसा पढ़ा जो उसे अजीब तरह से परिचित लगा। कुछ लोग चाहे जो कहें, प्रेम केवल एक मीठी भावना नहीं है जो आती है और जल्दी ही चली जाती है। एला का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे एहसास हुआ कि यह ठीक उसी वाक्य का विरोधाभास था जो उसने उसी दिन रसोई में अपनी बेटी से कहा था। वह कुछ क्षणों तक बिल्कुल स्थिर खड़ी रही। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे लगा मानो ब्रह्मांड की कोई रहस्यमयी शक्ति या फिर ये लेखक जो भी हो उस पर नजर रख रहा हो। शायद उसने ये पुस्तक पहले से जानते हुए लिखी थी कि इसे सबसे पहले किस प्रकार का व्यक्ति पढ़ने वाला है। मानो इस लेखक ने उसे ही अपने पाठक के रूप में ध्यान में रखकर यह पुस्तक लिखी हो। किसी अज्ञात कारण से यह विचार उसे एक साथ बेचैन भी कर रहा था और रोमांचित भी। कई मायनों में 21वीं सदी 13वीं सदी से बहुत अलग नहीं है। इतिहास दोनों को अभूतपूर्व धार्मिक संघर्षों, सांस्कृतिक गलतफहमियों और दूसरे के प्रति असुरक्षा तथा भय के युग के रूप में याद रखेगा। ऐसे समय में प्रेम की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक होती है। अचानक एक तेज और ठंडी हवा उसकी ओर चली आई, जिसने बरामदे में पड़े पत्तों को बिखेर दिया। सूर्यास्त की सुंदरता पश्चिमी क्षितिज की ओर खिसकती चली गई और वातावरण उदास तथा नीरस लगने लगा, क्योंकि प्रेम ही जीवन का वास्तविक सार और उद्देश्य है। जैसा कि रूमी हमें याद दिलाते हैं, प्रेम हर किसी को छूता है, यहाँ तक कि उन लोगों को भी जो प्रेम से दूर भागते हैं, यहाँ तक कि उन लोगों को भी जो रोमांटिक शब्द का प्रयोग नापसंदगी के संकेत के रूप में करते हैं। एला उतनी ही स्तब्ध रह गई जैसे उसने वहां ये पढ़ लिया हो। प्रेम हर किसी को छूता है, यहाँ तक कि नॉर्थैम्प्टन में रहने वाली एला रूबिनस्टीन नाम की एक अधेड़ उम्र की गृहिणी को भी। उसकी सहज प्रवृत्ति उसे कह रही थी कि पांडुलिपि को एक तरफ रख दे, घर के अंदर जाए, मिशेल को फोन करे और कह दे कि वह किसी भी हालत में इस उपन्यास पर रिपोर्ट नहीं लिख सकती। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने एक गहरी सांस ली, पन्ना पलटा और पढ़ना शुरू कर दिया। Subscribe, subscribe, subscribe.